हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट की एक वर्कशीट मैंने आपको सेंड की है। स्टूडेंट्स उस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उनको लेवल वाइज डिवाइड किया गया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 4। स्टूडेंट्स यहां पर टोटल एग्जांपल मैंने आपको 101 सेंड किए हैं। स्टूडेंट्स वर्कशीट के कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं डिस्कस करता हूं, रिमेनिंग एग्जांपल्स आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और उनमें जो भी डाउट्स आएंगे वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने वर्कशीट के। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेवल 1 की, है ना। लेवल 1 के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स लेवल 1 में जो सबसे पहले एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है एग्जांपल नंबर 11, जहां पर कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ईटा से। और स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला याद होगा विस्कस फोर्स का, Fv इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम यहां पर ईटा के यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और Fv है विस्कस फोर्स। और ये फॉर्मूला कहां से लिखा मैंने स्टूडेंट्स? स्टोक्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स 6 और पाई ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ईटा इक्वल टू होगा F अपॉन आरवी, है ना। V का मतलब विस्कस फोर्स है, तो यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? न्यूटन पर मीटर। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ईटा इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज जो आपको यूनिट बतानी है वो एमकेएस सिस्टम में बतानी है। किस सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आया स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है, और एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप न्यूटन को इस वाले वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के प्लेस पर लिख दिया मैंने, इनटू सेकेंड की पावर 1 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यूनिट बनेगा केजी, मीटर की पावर यहां पे +1 है, ये मीटर की पावर 2 जो कि ऊपर जाकर माइनस में आ जाएगा, तो यहां पर होगा -1, और सेकेंड की पावर भी -1, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ईटा का जो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट बनेगा स्टूडेंट्स वो होने वाला है केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हम सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 9, सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन को मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूं, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट एसआई यूनिट क्या बनेगी स्टूडेंट्स? इसकी एसआई यूनिट वो होगी न्यूटन पर मीटर। एसआई यूनिट तो हो गई न्यूटन पर मीटर। किसके लिए स्टूडेंट्स? सरफेस टेंशन के लिए। लेकिन यहां पर जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो जूल के फॉर्म में है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए एक और फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जिसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए।
टी इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन के चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो T इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल और एरिया का यूनिट होता है स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर। यानी सरफेस टेंशन का जो यूनिट बनेगा SI यूनिट वो हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे? अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं और मीटर से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो इस हिसाब से भी एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से भी एसआई यूनिट फाइंड आउट करके बताया, और सरफेस एनर्जी अगर आपको याद है ये फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूले याद होंगे। और फॉर्मूले कैसे याद होंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूले तो याद नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 जहां पर यह कहा गया है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यस डायमेंशन लेस क्वांटिटी एग्जिस्ट होती है हमारे एनवायरमेंट में। मैंने ऐसे बहुत सारे आपको कल क्वांटिटी बताई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि उसका एग्जांपल है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और वो एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखेंगे लेवल 1 के। स्टूडेंट्स वर्कशीट के एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिएगा, और जो एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप मुझे, उस क्वेश्चन का नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 8460563835, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, डायमेंशन ऑफ इंपल्स, डायमेंशन ऑफ इंपल्स। अब इंपल्स के डायमेंशन किसके इक्वल होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंपल्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से, और जे इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो डेल्टा टी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं फोर्स से, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू होगा एफ इंटू डेल्टा टी, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अगर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करें तो देखिए यहां पर फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, डेल्टा टी जो कि टाइम है उसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम है ना, मोमेंटम आपको पता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। स्टूडेंट्स 28 नंबर देखते हैं हम यहां पर अभी। 28 नंबर, 28 में आपसे कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की बात सबसे पहले करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट स्टूडेंट्स E इक्वल टू HF, मॉडर्न फिजिक्स में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। E यहां पर एनर्जी है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स H इक्वल टू हो जाएगा E बाय F, ठीक है। E मतलब फिर से एक बार मैं बोल दूं आपको, एनर्जी, और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो एनर्जी होती है, एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, और जो फ्रीक्वेंसी होती है,
फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि 1/t, तो 1/t यानी कि टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होंगे वो होगा t की पावर -1। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुटअप करता हूं सबसे पहले यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई l की पावर -1। स्टूडेंट्स तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा m1 L3 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू टाइम करिए, देखते हैं आपको यही आंसर मिलता है कि नहीं आता। 28 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है m1 L1 t-2 इंटू टाइम कहा गया है, यानी कि t1। आपको क्या मिलेगा? m1 L1 t-1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे तो भी m1 L1 t-2 इंटू डिस्टेंस यानी कि L1, तो आपको स्टूडेंट्स मिलेगा m1 L2 t-2। ये भी रॉन्ग है, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मैच नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स फोर्स इंटू स्पीड कर दूं मैं, फोर्स m1 L1 t-2 इंटू स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो 1। और ये इस बार भी देखो स्टूडेंट्स, आपको जो आंसर मिलेगा सी, वो भी आई थिंक रॉन्ग होगा, क्योंकि फाइनली आंसर आपको जो मिलता है m1 L2 t-3 हो जाता है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स डिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स डिस्टेंस इंटू टाइम। फोर्स के लिए क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? m1 L1 t-2, डिस्टेंस यानी कि L1 और टाइम यानी कि t1। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा m1 L2 t-1, m1 L2 t-1, फोर्स डिस्टेंस इंटू टाइम। स्टूडेंट्स देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एक बार फिर से एनर्जी m1 L2 t-2 और ये है 1/t यानी कि t इनवर्स। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, t इनवर्स है और t इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? t की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट ये बनेगा। यहां पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सही टाइम पर हमें समझ में आ गया। स्टूडेंट्स मैच करके देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होता है एबीसीडी में से। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू स्पीड, फोर्स इंटू लेंथ यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम। यहां पे सभी को देखिए, यस, m1 L2 t-2। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, m1 L2 t-2। यानी आप कह सकते हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से नोट करिए, फिर आगे कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 29। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल भी लेवल नंबर 1 से ही है। देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 29 जो आपका है, वहां पर एक इक्वेशन दी गई है E इंटू J², ठीक है, और m की पावर 5 और कैपिटल G की पावर 2 इक्वल टू में क्या आएगा यहां पे। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले E क्या है? एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? मैंने कल आपको प्रूफ करके बताया था, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो होगा m1 L2
T-2। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, मास, m मतलब मास। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो मास के तो यूनिट m1 ही होने वाला है। नेक्स्ट है J। J क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो डोंट वरी, आगे कर लेना याद। एंगुलर मोमेंटम जिसका अभी तक हमने कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर फाइंड नहीं किया है, मैं आपको फाइंड करके एक्सप्लेन करता हूं। तो J इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स I इंटू ओमेगा। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो I क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर I का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला होता है mr²। m क्या है स्टूडेंट्स यहां पर, मास, और r है डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स I का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, मास, ठीक है, मास जो कि क्या है डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट होगा m1। r है डिस्टेंस, लेकिन r² है यहां पे, यानी m1l2। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1l2। स्टूडेंट्स ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। क्या है ये, ओमेगा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टाइम। अब स्टूडेंट्स आपको पता हुआ है कि यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कल ही मैंने आपको बता दिया था, और एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इस हिसाब से फिर ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा का जो डायमेंशनल फॉर्म, क्योंकि ये डेल्टा टी है, टी मतलब टाइम, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, तो इसलिए ओमेगा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा T⁻⁻1। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l2 इंटू ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू रखो T-1, और डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1l2 T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और स्टूडेंट्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है ओमेगा जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, नोट करिए इसे आप, इसको मैं क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स, और फिर आगे डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बता दिया था आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और G इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स फोर्स इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। स्टूडेंट्स देखिए, फोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, इंटू r क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर हो जाएगा स्क्वायर में। m1 एंड m2 दोनों मास है, और मास, और मैंने आपको पहले भी कहा न्यूमेरिकल क्वांटिटी मैटर नहीं करती, तो दोनों के यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहां आ जाएगा kg स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा kg की पावर -1, मीटर की पावर 3, सेकेंड की पावर -2। स्टूडेंट्स दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहां से हम फंडामेंटल या डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। kg क्या है, मास का यूनिट है, यानी मास की पावर -1, मीटर लेंथ का यूनिट है, यानी कि L की पावर 3, सेकेंड टाइम का यूनिट है, और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी वैल्यूज उठाकर इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। चलिए करते हैं, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मूला है आपका, एक बार मैं फिर से लिख दूं, Ej² अपॉन m की पावर 5 और g की पावर 2। स्टूडेंट्स e को आप रिप्लेस करिए इस वैल्यू के साथ में, तो ये होगा m1
L2 T माइनस 2। J है आपका एंगुलर मोमेंटम, J को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करिए, M1 L2 T माइनस 1 का स्क्वायर। M की पावर 5 है मास, वो आप यही लिखेंगे, और G यानी कि ये वैल्यू, तो M माइनस 1 L की पावर 3 T की पावर माइनस 2 की पावर 2। चलिए एक बार और लिख लीजिए, M1 L2 T माइनस 2 इंटू स्क्वायर हो जाएगा तो M2 L की पावर 4 T की पावर माइनस 2, M की पावर 5 M की पावर माइनस 2 L की पावर 6 T की पावर माइनस 4। चलिए स्टूडेंट्स, जिनके बेस वगैरह मैच होते हैं उनको देखते हैं। ये देखिए यहां पर हो जाएगा M की पावर 3, 1 + 2 3, L की पावर हो जाएगा 6, टाइम की पावर हो जाएगी माइनस 4, वेरी गुड, M की पावर 5 और माइनस 2, यानी कि यहां पर आएगा M की पावर 3, L की पावर 6 और टाइम की पावर माइनस 4। अब स्टूडेंट्स देखिए ऊपर की जो भी डायमेंशंस हैं और नीचे की जो भी डायमेंशंस हैं वो सेम है, तो ये कैंसल हो जाएंगे, ये कैंसल होके क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये वाली जो क्वांटिटी यहां पर बताई गई है, ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आप एक काम करिए, आप अपने चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और उनमें से जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी वो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लेंथ, मास, टाइम सभी एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन जो एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दैट मींस कि ये वाला पूरा टर्म इक्वल टू क्या होने वाला है, एंगल, क्योंकि एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस एग्जांपल को भी नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लेवल नंबर 1 में ही क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, 33 में आपसे ये कहा गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसके डायमेंशंस आपको बताने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, B, और B इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेकिन स्टूडेंट्स देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, आई थिंक इसका भी यूनिट आपको याद नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू V इंटू B, ठीक है, और B इक्वल टू होता है FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q इंटू V। Q है यहां पर चार्ज, V है वेलोसिटी, और कैपिटल B यानी कि ये वाला B मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन न्यूटन और कूलम ये एसआई यूनिट है बट फंडामेंटल यूनिट नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बता दिया मैंने। और स्टूडेंट्स कूलम, अब स्टूडेंट्स करंट का एक फॉर्मूला याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है ना, Q बाई टी। इस तरीके से Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। Q किसका यूनिट है, सॉरी Q क्या है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी कि 1 कूलम मैंने लिख लिया। करंट यानी कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, यानी कि आप कह सकते हो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब स्टूडेंट्स
1 न्यूटन को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो और 1 कूलम को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा B इक्वल टू, न्यूटन के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू रखो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कूलम के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू रखो, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये वाले डेटा और ये डेटा कैंसल हो जाएंगे, ठीक है, मीटर से मीटर भी कैंसल, तो B इक्वल टू होगा kg सेकेंड की पावर -2 और एम्पियर की पावर -1। स्टूडेंट्स बताइए डायमेंशंस तो आपको मिल गए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, kg क्या है? मास, मास की पावर 1 क्योंकि kg की पावर 1 है। सेकेंड टाइम, टाइम की पावर -2, एम्पियर यानी करंट, करंट की पावर -1। और आपको पता है स्टूडेंट्स ना, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट मिला है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, वो होगा m1 L की पावर 0, T की पावर -2 और I की पावर -1। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 34। में एक इक्वेशन दी गई है L/RCV, और आपसे यह पूछा गया है स्टूडेंट्स यहां पर कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा। चलिए आते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप रिपीटर के बच्चे हैं इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी और इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं आपको। L/R ये क्या होता है? ये है टाइम कांस्टेंट। आपने ये फॉर्मूला EMI चैप्टर, EMI एंड AC चैप्टर में पढ़ा होगा। EMI एंड AC चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, L/R, जिसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि L/R का जो डायमेंशन होगा वो होगा T की पावर 1। दिस इज द डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स आप 11th के बच्चे नहीं हैं कि जिन्हें बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया जाए और ऐसा बताया जाए कि नहीं D4 डायमेंशन होगा, F4 मतलब फॉर्मूला होगा, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको थोड़ा सा फास्ट होना है, सिलेबस बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, और टाइम थोड़ा सा कम, और बहुत सारे एमसीक्यूज हमें करने हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, और प्लीज आप भी मेरे साथ थोड़ा सा फास्ट चलिए, तभी हम फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। और जितने ज्यादा हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिजिक्स में आप मन चाहे मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू की हेल्प से ही आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, तो L/R इक्वल टू होता है टाइम कांस्टेंट। इसके लिए आप कह सकते हो टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है, यानी कि T की पावर 1। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं CV की, C इंटू V, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि C इंटू V मतलब चार्ज, Q क्या है? चार्ज, V है वोल्टेज और C है कैपेसिटेंस। यहां पर L है इंडक्टर और R है रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब स्टूडेंट्स देखिए, C इंटू V का वही डायमेंशन होगा जो चार्ज का डायमेंशन है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। हमें पता है, हमने बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला यूज भी किया है कि Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू CV कैपेसिटर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ लिया है। तो C इंटू V मतलब Q, और Q मतलब कि चार्ज, यानी कि 1 कूलम इंटू एम्पियर सेकेंड। तो आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हो कि C इंटू V का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा T की पावर 1 और I की पावर 1। T फॉर सेकेंड और एम्पियर को I से रिप्रेजेंट किया ना हमने। अब स्टूडेंट्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, L/R की जगह पर आप रखेंगे T1 और C इंटू V के प्लेस पर आप ये वैल्यू रखिए T1 और I1। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए T1 से T1 कैंसिल होके फाइनली आपको मिलेगा I की पावर
-1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L by RCB. राइट स्टूडेंट्स, राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका डी होगा. डी क्या है? A फॉर एम्पियर. डी में है A फॉर एम्पियर. इजी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, अच्छा एग्जांपल है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर हम 37 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 37 में स्टूडेंट्स देखिए 10 की पावर 80 प्लस 3 दिया हुआ है और यहां पर आपसे यह कहा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा. डायमेंशन ऑफ ए स्मॉल है, यह आपको बताना है. देखो स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो भी इस तरीके की क्वांटिटी होती है जिनकी पावर कुछ भी है 10 की पावर, मैंने इसलिए यहां पर n लिख दिया, मान लीजिए कोई भी नंबर है, ये सभी क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी कैसी होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. बहुत सारे जब आप एग्जांपल करोगे क्लियर हो जाएगा. तो इसका मतलब कि ये वाली क्वांटिटी भी कैसी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हैं 80 प्लस 3 इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो स्टूडेंट्स, एक और चीज, ये 80 प्लस 3 है, तो अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं 80 प्लस 3 इक्वल टू 1, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के प्लेस पर हम 1 लिखते हैं, तो 80 इक्वल टू 4 है ना. डोंट वरी, मैं फिर से बताता हूं कि इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, मतलब यहां पर आएगा -2. न्यूमेरिकल क्वांटिटी डजंट मैटर, यहां पर न्यूमेरिकल क्वांटिटी मैटर नहीं करेंगी. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो आप इस तरीके से कुछ भी मत लिखिए, आप डायरेक्टली ऐसा लिखिए कि 80 इक्वल टू 1. 80 इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एक और दिमाग अगर आप थोड़ा सा खर्च करें, ज्यादा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हो कि 80 प्लस 3, तो स्टूडेंट्स ये अगर ये 80 प्लस 3 लिखा मतलब कि ये वाली क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? न्यूमेरिकल क्वांटिटी. तो जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. आपको पता ही ये बात, जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कैसी क्वांटिटी है? ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब 80 इक्वल टू 1. कल मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई थी कि 6 मीटर प्लस 2 मीटर रिजल्ट आएगा 8 मीटर. बट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज मैटर नहीं कर रही, मैटर ये करता है कि उनका यूनिट क्या है. अगर 3 यहां पर न्यूमेरिकल क्वांटिटी है तो 80 भी कैसी क्वांटिटी है? न्यूमेरिकल क्वांटिटी ही है. अगर 3 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो 80 भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. तो A इक्वल टू होगा 1/t और A इक्वल टू t इनवर्स, और तो A के जो डायमेंशन होंगे वो हो जाएगा कैपिटल T की पावर -1. ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और यहां से भी मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, तो प्लीज आप न्यूमेरिकल क्वांटिटी के पीछे मत दौड़ो. ठीक है, आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करिए. ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 38 देखते हैं. एग्जांपल नंबर जो आपका 38 है स्टूडेंट्स, वो यहां पर ये कहा गया है v इक्वल टू 80 प्लस b बाई t प्लस c. स्टूडेंट्स यहां पर आपको बताना है डायमेंशन ऑफ a, b एंड c. चलिए तीनों के डायमेंशन बताइए. चलिए v क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर v है वेलोसिटी, t है टाइम, और a, b और c ये है कांस्टेंट. अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम अच्छी बातें करते हैं. देखिए ये क्या है? वेलोसिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म भी वेलोसिटी ही है और ये वाला जो टर्म है ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ, मास प्लस मास इक्वल टू मास. तो अगर ये वैल्यू वेलोसिटी है तो इसका मतलब कि ये वाला टर्म वेलोसिटी है. अगर ये वेलोसिटी है तो
तो ये वाला टर्म भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट की ही ऐड होती हैं और सबट्रैक्ट होती हैं। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एडिशन और सबट्रैक्शन तभी पॉसिबल स्टूडेंट्स जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो और सेम यूनिट की हो। मैंने बार बार कल इस बात पे जोर दिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक चीज में क्लियर हो गई कि AT क्या है, AT है वेलोसिटी, तो लिख लीजिए वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ए का यूनिट क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट भी होता है सेकेंड, ठीक है। तो ए का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए यहां पर मास तो मास है ही नहीं, है ना, तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तेरी लेंथ की पावर 1, और सेकेंड है टाइम का यूनिट और टाइम की पावर हो जाएगी -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मुझे बी और सी के भी डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, बी और सी के डायमेंशन, क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले सी का फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट देखिए, इसको पहले बाद में देखेंगे, पहले इतना देखिए, सी किसके साथ ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है टाइम के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी अगर टाइम के साथ ऐड हो रहा है तो रिजल्ट भी क्या होगा, टाइम। और इसका मतलब यह भी होता है कि सी भी क्या है, टाइम। भाई क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 4 kg प्लस 4 एम्पियर, नेवर पॉसिबल। लेकिन 4 kg प्लस 2 kg, यस इट इज पॉसिबल। अगर स्टूडेंट्स ये मास है तो ये क्या होगा, कॉमन सेंस कहता है कि ये भी मास होगा। इसलिए अगर यहां पे लिखा है T प्लस सी, तो अगर ये वाला टर्म टाइम है तो ये वाला टर्म क्या होगा, टाइम। कॉमन सेंस, राइट ना, क्योंकि अगर ये मास है, अगर मैं कहूं कि ये मास है तो ये वाला टर्म क्या है, मास। ये एम्पियर नहीं हो सकता, ये किलोमीटर नहीं हो सकता, ये कुछ भी हो, लेकिन ये मास ही होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला टर्म टाइम है तो ये वाला टर्म भी टाइम का ही होगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि C इक्वल टू क्या हो गया, टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन हो जाएगा T1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने A और C के डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए, अब फाइंड आउट करेंगे हम B के डायमेंशन। स्टूडेंट्स देखिए B अपॉन T प्लस सी इक्वल टू वेलोसिटी, थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर डिस्कस कर लिया था। अब स्टूडेंट्स देखिए T प्लस सी, सी क्या है, टाइम, मतलब टाइम प्लस टाइम करोगे तो क्या आएगा, टाइम। अभी हमने देखा 4 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 6 kg, नंबर डजंट मैटर, kg क्या है, मास, 2 kg क्या है, ये भी मास, 6 kg क्या है, ये भी मास, मतलब मास प्लस मास इक्वल टू मास। क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी मैटर नहीं करती, केजी है तो मास है, केजी है तो मास है, केजी है मास है, यानी कि मास प्लस मास इक्वल टू मास, तो मतलब टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम। तो इसका मतलब हुआ कि बी अपॉन टाइम, बी अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, टी प्लस सी करने पर भी आपको क्या मिलेगा, टाइम, क्योंकि टी भी टाइम है और सी भी टाइम है। और वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इस तरीके से लिखिए एक बार, वेलोसिटी b इक्वल टू होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट आएगा मीटर और सेकेंड की पावर हो जाएगी 0। तो b का जो डायमेंशन बने यहां पर सिर्फ और सिर्फ मीटर आएगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो रिजल्ट आता है 1, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और सेकेंड की पावर 0, इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा 1। तो b का जो यूनिट आया है वो मीटर है, यानी कि b का जो डायमेंशन होगा वो होगा L1, b का डायमेंशन हो जाएगा L1। स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं तो बस आपको एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं ये वाला टर्म, अगर 6 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड करें तो रिजल्ट आएगा 8 सेकेंड। स्टूडेंट्स अगर ये वाला टर्म मैं आपसे कहूं कि टाइम है, तो स्टूडेंट्स आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि ये वाला टर्म भी क्या होगा, टाइम।
और जब टाइम प्लस टाइम होगा तो इक्वल टू में भी आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। इसी तरीके से ये t प्लस सी है, अगर मैं कहूं कि ये टाइम है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि ये भी टाइम है, और टाइम प्लस टाइम होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर हमें न्यूमेरिकल क्वांटिटी की बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स लेवल 1 के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर आपके सामने डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग एग्जांपल्स के आप घर पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल यहां पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एरर के जो एग्जांपल्स हैं उसको स्टूडेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डायमेंशंस और यूनिट को यहां पर स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।